देख रहे थे मराठा एम्पायर का थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझिएगा, ठीक है। क्रोनोलॉजी मतलब होता है किस इवेंट के बाद क्या हुआ, किसके बाद कौन आया। सबसे पहले हमने देखा कि बैटल ऑफ थर्ड पानीपत होता है। पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद वो कमज़ोर पड़ जाते हैं। बाजीराव वन का आफ्टर 6 मंथ डेथ हो जाता है। बाजीराव वन के बाद जगह खाली होता है तो कौन बैठता है, माधवराव। माधवराव की डेथ हो जाती है 1772 में। ये कमज़ोर शासक थे, इनकी भी डेथ हो जाती है। इनकी डेथ किसी बीमारी से होती है, इतना को याद आ रहा है, किसी बीमारी से होती है। तो माधवराव का एक भाई था, उसका नाम था क्या था, रघुनाथ राव। रघुनाथ राव को ये प्रॉब्लम हुआ कि ये चाहते थे कि भाई अगर हम दोनों भाई हैं, इनका डेथ हुआ तो इनका बेटा क्यों बैठेगा, मैं यहाँ क्यों नहीं बैठ सकता, क्योंकि मैं काबिल हूँ, ये तो बच्चा है। तो इन्होंने एक चाल चली कि छोटे से बच्चे को हम क्या करते हैं, निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तो निकालने के लिए क्या किया, कुछ लोगों को पकड़ा, इनको सिंपली से बातें मरवा दी, ठीक है, और खुद एज ए पेशवा बन गए कुछ टाइम के लिए। लेकिन मतलब वो प्रेग्नेंट हो गई तो 5 महीने बाद 6 महीने बाद फिर उनका बेबी हो गया। बेबी जो था, इनकी वाइफ थी गंगूबाई, नारायण राव की वाइफ, जो कि अब विधवा है लेकिन प्रेग्नेंट भी है। उनका बच्चा था, इसका नाम था सवाई माधवराव। बेबी तो हो जाएगा ना 5-6 महीने के बाद। तो वो सिर्फ 40 दिन का था जब 12 भाई दल ने ये डिसाइड किया कि अगर इनका ये, क्योंकि हमारा पेशवा का जो पोजीशन है वो वंशानुगत है, दैट इज़ वाई हेरिडेटरी है, तो हम लोग क्या करेंगे कि पेशवा इन्हीं को बनाएंगे, लेकिन इनको एज अ पेशवा ये रहेंगे, एज अ रूलर ये रहेंगे, हम उनके बिहाफ में शासन करेंगे एज अ केयर टेकर। यहाँ तक कहानी क्लियर। इसके बाद रघुनाथ राव को काफ़ी प्रॉब्लम हुआ, वो चले गए कहाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, कि आप हमारी मदद कीजिए, मदद कीजिए। कंपनी ने कहा कि हम करेंगे, संधि कर लो। कंपनी की हमेशा चाल रहती थी संधि कराने की, हमेशा कोई ना कोई टीटी के पीछे पड़े रहते थे कि आप संधि कर लो। संधि करने का मतलब ये है कि जो मजबूत ग्रुप है वो कमज़ोर ग्रुप पे अपने जो इच्छाएँ हैं उसको थोपेगा, सीधी सी बात है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्री में तो नहीं दिया होगा, क्या मांगा था, दोनों तरफ से क्या डिसाइड हुआ था, ठीक है, वो देखिए। यहाँ तक क्लियर हुआ। वो देखिए, अब बात करते हैं 1775 की, जिसको बोला गया ट्रीटी ऑफ सूरत। ट्रीटी ऑफ सूरत 1775, ठीक है। ये किसके बीच में हुआ था, बिटवीन, बोलिए, रघुनाथ राव, हम केवल रघु लिख रहे हैं, रघुनाथ राव प्लस ईस्ट इंडिया कंपनी। रघुनाथ राव ने बोला कि हमको 2500 अपने सोल्जर्स दे दीजिए, मैं आपको सैलिसेट और वसीम दे दूंगा, आइलैंड चाहिए जहाँ से आप बिजनेस करोगे, या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने डिमांड रखा कि आप हमें ये दो तो ये बात बनेगी, ठीक है। तो ये ट्रीटी में इतनी ही बातें हुई थी, है ना। लेकिन अब देखिए, पूरा का पूरा भारत ईस्ट इंडिया कंपनी में अंग्रेज़ों का कुछ प्रेसिडेंसी में बटा हुआ था। मद्रास प्रेसिडेंसी आप देख रहे हो, बंगाल प्रेसिडेंसी आप देख रहे हो, मराठा का अपना चल ही रहा है। तो कोई भी संधि होती थी ना, तो ये अपना हायर ऑफिसर को पेपर भेजते थे, ठीक है। तो यहाँ की संधि हुई और संधि का पेपर कहाँ गया, बंगाल, ठीक है। बंगाल में कौन था, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, हम लिखवा देंगे सब आपको, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये पेपर जब बंगाल गया तो उन्होंने बोला, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, उनको अच्छा नहीं लगा, शायद में भी लगा होगा कि इतना कम क्यों मिल रहा है, ऐसा कुछ मिल रहा है। अब संधि होने के बाद तो केवल यही हो सकता है, लड़ाई वगैरह हुई और इसमें ये जीत भी जाते हैं रघुनाथ राव, ठीक है। 2500 सैनिक ही रहते हैं लेकिन वो जीत जाते हैं हमला करके कुछ नहीं। लेकिन ये वॉरेन हेस्टिंग्स को ये संधि पसंद नहीं आई, उनको ये नहीं अच्छा लगा, तो उन्होंने क्या किया, इसको मना कर दिया, बोला कि तुम ऐसा करो ट्रीटी ऑफ पुरंदर कर लो, ठीक है। और इसके बाद पूरा वॉरेन हेस्टिंग्स पूरा मामला बता देते हैं ये लोग कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो बाद की जो ट्रीटी ऑफ संधि होती है ना पुरंदर की, वो मेनली होती है किसके बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और नाना फडणवीस के बीच में, इन दोनों के बीच में एक संधि होती है। तो इसके बाद ये जो है रघुनाथ राव को बोला जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती है कि हम बात करके आपको पेंशन दिलवा देंगे, ठीक है, कम से कम पेंशन दिलवा देंगे, हम बात करते पेंशन दिलवा देंगे। लेकिन वहाँ नाना फडणवीस बोलते हैं कि वो हमारा बंदा है, पेंशन देना है, उसको जेल में डालना है, क्या करना हम समझेंगे, आप इंटरफेयर नहीं करोगे। तो ये जो चीज़ें बात हुई ना, वो हो गया पुरंदर की संधि। इसी संधि का नाम बदल के पुरंदर की संधि रख दिया है और थोड़ा बहुत चेंज कर लिया गया, ठीक है। संधि में कुछ और बातें भी होती हैं, ठीक है। इसमें ऐसा होता है कि वो लोग बात करते हैं आपस में कि एक दूसरे से युद्ध नहीं करेंगे हम लोग, आप किसी फ्रेंच कंपनी को कहीं कुछ दोगे नहीं, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ हम ध्यान में रखिएगा,
ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, पहले तो रघु के बारे में यहाँ कंप्लेन किया और उसको हटाया, है ना, और नाना फडणवीस से संधि की प्रॉपर कि देखिए आपको पेंशन देना, क्या करना आप समझिए। पीछे से ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, रघुनाथ राव को शरण में भी ले लेती है। जब नाना फडणवीस को ये पता चलता है कि ये तो संधि का तोड़ हुआ ना, कि आप लोग एक तरफ तो इसको बुरा बोल रहे हो और बोल रहे हो कि हम लोग देख लेंगे इसका क्या करना है, उसका इसको शरण दे रहे हो, तो ईस्ट इंडिया कंपनी चालाकी करती है, रघुनाथ राव को शरण भी दे देती है। एक तरफ शरण देती है, दूसरी तरफ से मतलब कहते हैं ना मुंह में राम बगल में छुरी, कुछ वैसा है। तो ये क्या हुआ, अगर शरण देती मतलब क्या हुआ, संधि तोड़ दी। संधि तोड़ दी तो बदले में नाना फडणवीस क्या करते हैं कि जो मराठा एम्पायर का पश्चिमी इलाका है, पश्चिमी किनारा है, वेस्ट कोस्ट, वो किसको दे देते हैं, फ्रांस को दे देते हैं, फ्रांस को। इन्होंने भी संधि तोड़ दी, दोनों तरफ से टूट गया। क्या बात हुई थी, किसी भी यूरोपियन पावर का कुछ नहीं दोगे, संधि टूट गया दोनों तरफ से, इधर से उधर से। ये पहला कारण था युद्ध का, फर्स्ट जो मराठा युद्ध हुआ उसका ये मेन कारण। हम लोग अभी सिर्फ कारण समझे, हम इसको फिर से समझाएंगे थोड़ा, ठीक है। फिर से सुनिएगा, ट्रीटी ऑफ सूरत।